तुर्की में रहना है तो अर्दुआ अर्दुआ करना है, नहीं किया तो क्या होगा? आपको रास्ते से हटाने की साजिश की जाएगी, अरेस्ट किया जाएगा, फर्जी केस में फंसाकर जेल में बंद कर दिया जाएगा। 19 मार्च 2025 को इस्तांबुल में ऐसा ही कुछ दिखा, जहां पुलिस शहर के मेयर अकरम इमामोगल को उठाकर ले गई। इसके बाद कई शहरों में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। लोगों ने अर्दुआ तानाशाह के नारे लगाए। सरकार ने इस्तांबुल में 4 दिनों तक प्रोटेस्ट पर बैन लगा दिया। इसके बावजूद लोग सड़कों पर उतर ही रहे हैं। जानकारों का कहना है कि तुर्की में ऐसा गुस्सा कई बरसों में पहली बार देखने को मिला है। इमामोगल पिछले कुछ महीनों में अर्दुआ के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी बनकर उभरे हैं। उनकी लीडरशिप में रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी CHP ने 2024 के लोकल इलेक्शंस में जबरदस्त जीत हासिल कर ली थी। इससे अर्दुआ की बादशाहत को भारी झटका लगा था। तभी से इमामोगल अर्दुआ के निशाने पर थे। हाल के दिनों में उन्हें राष्ट्रपति पद का एक प्रबल दावेदार माना जा रहा था, या जो प्रबल दावेदारों की लिस्ट है उनमें से एक तो गिना ही जा रहा था। इसके चलते भी अर्दुआ की चिंताएं बढ़ी हुई थी उनसे। इमामोगल की गिरफ्तारी को बदले की कार्रवाई के तौर पर भी देखा जा रहा है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब अर्दुआ के किसी विरोधी को इस तरह से गिरफ्तार किया हो। इसका एक लंबा इतिहास है। इमामोगल उस इतिहास के एक नए किरदार भर हैं। लेकिन इमामोगल की कहानी है क्या? अर्दुआ उनसे इतना घबराते क्यों हैं? तुर्की में आलोचकों से निपटने का इतिहास क्या रहा? और अर्दुआन के खिलाफ शुरू हुआ प्रोटेस्ट कहां तक जा सकता है इस बार? ये खबर गांव है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देखना शुरू कर चुके हैं, जहां आज बात अर्दुआन की तुर्की की। 70 साल के रेसिप तैयब अर्दुआन पिछले 22 वर्षों से तुर्की की सत्ता के शीर्ष पर हैं। इस दौरान अर्दुआन और तुर्की एक दूसरे के पर्याय बने। इन वर्षों में कई दफा उनका पॉलिटिकल करियर खात्मे के कगार पर पहुंचा, मगर हर बार उन्होंने कोई न कोई तिकड़म भिड़ाकर सत्ता को बचा लिया। ठीक ठीक कहें तो वो अपनी पोजीशन को मजबूत ही करते गए। अर्दुआन को 2003 में पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली थी। इस भूमिका में उन्होंने 11 साल शासन किया। 2014 में उनका तीसरा कार्यकाल चल रहा था। पार्टी का संविधान उन्हें चौथे कार्यकाल की इजाजत नहीं देता था, इसलिए 2014 में उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। उस दौर में राष्ट्रपति के पास नाममात्र की शक्तियां थी, लेकिन अर्दुआन ने वो पद लिया क्योंकि वो सत्ता से बाहर होना नहीं चाहते थे। फिर जुलाई 2016 में तुर्की में तख्ता पलट की कोशिश हुई। अर्दुआन उस वक्त छुट्टियां मना रहे थे। विद्रोही सैनिकों की एक टीम उन्हें पकड़ने के लिए उनके होटल पहुंच गई। उन्होंने अर्दुआन के 2 बॉडीगार्ड्स का कत्ल भी किया, लेकिन वो अर्दुआन को पकड़ नहीं पाए, क्योंकि जैसे ही उन्हें तख्ता पलट की खबर मिली वो हेलीकॉप्टर में बैठकर बाहर निकल गए। वहां से उन्होंने इस्तांबुल के लिए एक प्राइवेट जेट लिया। उसी जेट में बैठकर उन्होंने वीडियो कॉल से मुल्क को संबोधित किया और अपने समर्थकों को तख्ता पलट का विरोध करने को कहा। इसके बाद काउंटर कू होने लगा। आम लोगों और सरकार के प्रति वफादार सैनिकों ने मोर्चा संभाला। उन्होंने विद्रोही सैनिकों से लड़ाई लड़ी और तख्ता पलट की कोशिश को असफल किया, लेकिन इस दौरान 300 से ज्यादा लोग मारे गए। इस घटना के बाद अर्दुआन निरंकुश होकर सामने आए। उन्होंने फतहुल्लाह गुलेन पर साजिश रचने का इल्जाम लगा दिया। अब दिलचस्प बात यह है कि गुलेन एक समय अर्दुआन के पक्के दोस्त थे। साथ में सरकार इन्होंने चलाई, लेकिन बाद में उनके बीच खटपट हो गई और गुलेन खुलकर अर्दुआन का विरोध करने लगे। असफल तख्ता पलट ने अर्दुआन को अच्छा बहाना दिया और उन्होंने इसका पूरा फायदा भी उठाया। बाद के दिनों में देश भर में एंटी गुलेन कैंपेन चलाया गया। 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को गुलेन का समर्थक बताकर सिस्टम से बाहर कर दिया गया। हजारों लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें टीचर्स थे, जजेस थे, पत्रकार, वकील, आर्मी ऑफिसर्स तो थे ही जो कू में शामिल थे। फिर 2017 का साल आया। अर्दुआन ने एक जनमत संग्रह करवाया और इसके तहत तुर्की में प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाने पर सहमति दे दी। प्रधानमंत्री का पद खत्म किया गया और राष्ट्रपति को सर्वशक्तिमान बना दिया गया। राष्ट्रपति हो गए हेड ऑफ स्टेट के साथ साथ हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी। जब चाहे इमरजेंसी लगा सकते थे, टॉप के पदों पर नियुक्ति कर सकते थे और अपनी मर्जी से जुडिशरी में दखल भी दे सकते थे। यह अर्दुआन का पावर गेम था, जिसमें वो खिलाड़ी भी थे और रेफरी भी। खैर, नई व्यवस्था के तहत पहला राष्ट्रपति चुनाव 2018 में हुआ। इसमें अर्दुआन पहले ही राउंड में जीत हासिल कर लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि उनके वर्चस्व को कोई चुनौती दे नहीं पाएगा, लेकिन अगले ही बरस उन्हें बड़ा झटका लगा। 2019 में स्थानीय निकाय के चुनावों में उनकी पार्टी को बड़ी हार झेलनी पड़ी।
सबसे बड़ा झटका उन्हें इस्तांबुल में ही लगा। इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। अतीत में शहर मुल्क की राजधानी भी हुआ करता था। कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया जो है वो इस्तांबुल ही है। इस्तांबुल में मुल्क की लगभग 20% आबादी रहती है। तुर्की की अर्थव्यवस्था में इसका अहम योगदान है। इसी शहर में अर्दोआन का बचपन बीता, वहीं से उन्होंने राजनीति में कदम रखा और 1990 के दशक में इस्तांबुल के वो मेयर भी रहे। उनके बाद भी मेयर की कुर्सी उन्हीं के पार्टी के पास रही, इसलिए इस्तांबुल का कंट्रोल अर्दोआन के लिए नाक का सवाल बन गया। अगर आपको इंडिया में पैरेलल चाहिए तो कुछ कुछ उसी तरह जिस तरह हिंदुस्तान में सत्ताधारी पार्टीज की इच्छा रही है, चाहे वो किसी भी रंग की किसी भी झंडे की पार्टियां रही हों, कि दिल्ली में उनकी भी सरकार चले। सेंटर में है वो, दिल्ली में भी चलना चाहते हैं। 2019 में सीएचपी के अकरम इमाम मुगल ने अर्दोआन का दबा लेकिन ख़त्म कर दिया। ये अर्दोआन को बर्दाश्त नहीं हुआ। उनकी पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई, धांधली का इल्ज़ाम लगाया। चुनाव आयोग ने बात मान ली और नतीजा रद्द कर दिया गया। नए सिरे से चुनाव कराने की घोषणा हुई, लेकिन इस बार भी इमाम मुगल ही जीते और ये अर्दोआन की दोहरी बेइज्जती थी, दोबारा बेइज्जती थी। फिर 2023 में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। इस बार विपक्ष ने केमाल किलिचदारोग्लू को मैदान में उतारा। केमाल किलिचदारोग्लू को तुर्की का गांधी कहा जाता है। उनके पास अर्दोआन को घेरने के लिए बहुत सारे मुद्दे थे, जैसे महंगाई, फरवरी 2023 में आए भूकंप में 50,000 लोगों की मौत, ऐसे मुल्क में जो कहता है कि हम यूरोप का हिस्सा हैं, 50,000 लोग मर जा रहे हैं, विरोधियों का दमन वगैरह वगैरह। इन्हीं मुद्दों के दम पर उन्होंने अर्दोआन को पहले राउंड में कड़ी टक्कर दी, लेकिन वो उन्हें जीतने से रोक ही नहीं पाए। अर्दोआन जीत तो गए थे, लेकिन इससे उनकी चुनौती ख़त्म नहीं हुई। 2024 में एक बार फिर मेयर के लिए चुनाव हुआ। अर्दोआन के लिए जीतना ज़रूरी हो गया था, लेकिन उन्हें 2019 से भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। सबसे बड़ी हार उन्हें इस्तांबुल में मिली। अकरम इमाम मुगल ने एक बार फिर से अर्दोआन की पार्टी को हराकर मेयर की कुर्सी जीत ली। इस नतीजे के बाद से इमाम मुगल को अर्दोआन का सबसे बड़ा राइवल माना जाने लगा। कहा जाने लगा कि अगर कोई व्यक्ति अर्दोआन को चुनौती दे सकता है तो वो इमाम मुगल ही हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, तुर्की में अगला राष्ट्रपति पद का चुनाव होगा 2028 में जाकर के ना, 3 लगभग साल हैं अभी। संविधान में राष्ट्रपति के लिए सिर्फ 2 फुल टर्म्स की व्यवस्था है। इस हिसाब से अर्दोआन अगला चुनाव लड़ ही नहीं सकते। फिर कैसी लड़ाई की बात हो रही है? इसका जवाब सत्ता की लालसा से जुड़ा है। अर्दोआन को विटामिन पी यानी विटामिन पार बहुत पसंद। उसके बिना अर्दोआन अपने जीवन की कल्पना कर ही नहीं पाते हैं। जब जब ऐसा लगा है कि उनका पावर बैकअप खत्म होने वाला है, उन्होंने कोई ना कोई तिकड़म भिड़ाकर खुद को बचा लिया। बहुत संभावना है कि वो इस बार भी ऐसा ही कुछ स्टंट करेंगे। अर्दोआन के पास सत्ता में बने रहने के लिए 2 विकल्प भी हैं। पहला है कि संविधान में बदलाव कर लें, टर्म लिमिट ही हटा लें, लेकिन संसद से संविधान संशोधन कराने में उन्हें मुश्किल भी आ सकती है। दूसरा रास्ता जो थोड़ा आसान है वो ये है कि अर्दोआन कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चुनाव करवा दें। अब इससे होगा है कि उनका टर्म पूरा ही नहीं होगा और उस स्थिति में वो एक बार फिर से चुनाव लड़ने के हकदार होंगे। ये थ्योरी है। जानकारों का कहना है कि 2028 से पहले चुनाव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं तुर्की में, लेकिन अर्दोआन पहले चुनाव की सिचुएशन में भी अपनी जीत इंश्योर करना ही चाहेंगे। इस समय उनको सबसे बड़ी चुनौती अकरम इमाम मुगल से मिल रही है। 23 मार्च को इमाम मुगल की पार्टी सीएचपी इंटरनल इलेक्शंस करवा रही है। इसमें अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए पार्टी का कैंडिडेट चुना जाएगा। इसमें इमाम मुगल का जीतना तय माना जा रहा है, लेकिन ये होता उससे पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और एक आतंकवादी संगठन की मदद का इल्ज़ाम लगा दिया गया। उनके अलावा 100 से ज़्यादा नेताओं, पत्रकारों, उद्योगपतियों को भी अरेस्ट किया गया है। उनके खिलाफ भी जांच शुरू की गई है। इसीलिए ये एक एंटी इमाम मुगल क्रैकडाउन ज़्यादा लग रहा है। इमाम मुगल ने इसकी निंदा की है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट से कहा गया कि सरकार मेरे खिलाफ साजिश कर रही है, लोगों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। इमाम मुगल की पत्नी ने लोगों से विरोध करने की अपील की है, जबकि सीएचपी ने कहा है कि भावी राष्ट्रपति का ही तख्ता पलट किया गया है। तुर्की सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उसने तख्ता पलट और अर्दोआन को दोषी ठहराने वालों को धमकी दी है। उनका कहना है कि ये कानूनी कार्रवाई के तहत हुआ सब कुछ, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। स्क्रिप्ट मैं हमेशा कहता हूँ आपसे बार बार, कहीं भी चेंज होती नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इमाम मुगल को पॉलिटिकल सीन से हटाने की कोशिश आज नहीं हो रही, लंबे समय से चल रही है। 2019 में इस्तांबुल मेयर इलेक्शन में जीत के बाद नतीजे रद्द करवा दिए गए। हालांकि उन्होंने दोबारा हुए चुनाव में ज़्यादा बड़े अंतर से जीत हासिल की। फिर मार्च 2025 में उनकी गिरफ्तारी से ठीक एक दिन पहले इस्तांबुल यूनिवर्सिटी ने उनकी डिग्री रद्द कर दी।
अगर उनकी डिग्री वापस नहीं हुई तो वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि तुर्की में सीन यह है कि राष्ट्रपति पद का अगर आपको चुनाव लड़ना है तो कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, स्नातक। इमामोगुल ने यूनिवर्सिटी के फैसले की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि शिक्षण संस्थाओं को राजनीतिक दखलंदाजी से दूर रहना चाहिए। इसके अगले ही दिन पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इस दफा उन पर कहीं ज्यादा संगीन इल्जाम लगाए गए हैं, जिनमें घूसखोरी और आतंकवादियों की मदद करने जैसे इल्जाम भी हैं। इसके अलावा उनके कंस्ट्रक्शन कंपनी को भी सीज किया गया। इसके खिलाफ जनता सड़कों पर है। प्रोटेस्ट पर बैन के बावजूद लोग रैलीज निकाल रहे हैं। तुर्की में एर्दोआन के खिलाफ ऐसे विरोध प्रदर्शनों की उम्मीद कम रहती है, फिर भी ये हो रहा है। अभी अपने आप में ऐतिहासिक है। अगर आप इमामोगुल का जीवन परिचय देखेंगे तो आपको एर्दोआन से काफी सिमिलैरिटी मिल जाएगी। एर्दोआन की तरह ही इमामोगुल का परिवार गांव छोड़कर इस्तांबुल आया। दोनों फुटबॉल के बड़े शौकीन रहे हैं। दोनों ने ही इस्तांबुल के मेयर तक का सफर तय किया है। दोनों को पद पर रहते हुए जेल भी भेजा गया। एर्दोआन तो आगे चलकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन गए। क्या इमामोगुल को वो मुकाम हासिल होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। तुर्की का अध्ययन हम यहाँ पर रोक रहे हैं। बोनस खबर आपको जरूर देंगे, लेकिन खबर रूस यूक्रेन युद्ध से ही जुड़ी हुई है। 19 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच फोन पर बात हो गई। 28 फरवरी को व्हाइट हाउस में दोनों के बीच में जो तनातनी हुई थी, हम कई बार आपको बता चुके। इस दौरान जो अब बात हुई है, उस तनातनी के बाद पहली बार दोनों लीडर्स की पहली बार जो बात हुई है फोन पे, उसमें ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को पुतिन के साथ हुए फोन कॉल के बारे में ब्रीफ किया। बाद में ज़ेलेंस्की ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की लीडरशिप में इस साल के अंत तक स्थायी शांति हासिल की जा सकती है। वहीं ट्रंप ने भी ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत को अच्छा ही बताया। ट्रंप ने यूक्रेन को एक्स्ट्रा एयर डिफेंस सिस्टम देने पर भी सहमति जताई है। ये पुतिन की उस डिमांड के विपरीत है जिसमें उन्होंने यूक्रेन को दी जा रही विदेशी मदद रोकने को कहा था। उन्होंने इसके बिना पूर्ण संघर्ष विराम से इनकार कर दिया था। ये ट्रंप के लिए बड़ा झटका था। जानकारों का कहना है कि यूक्रेन को लेकर ट्रंप की नरमी इसी झटके का नतीजा है। ट्रंप पुतिन फोन कॉल के बारे में हम आपको 19 मार्च के राजदूत में बता चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसी के साथ अभिषेक का लिखा और इरशाद का रिकॉर्ड किया राजदूत समाप्त होता है। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, ऐसी कामना के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।